हेलो मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक जादू सीखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग एक जादू सीखेंगे। कैसा जादू? हम आज एक जादू से ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें आप लोग इधर से 30 मिनट डालोगे अपने और उधर से एग्जाम में आपके 2 नंबर निकलेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक शिक्षण भर्ती परीक्षा के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। आप लोगों ने थंबनेल से भी देखा होगा, आपने टाइटल से भी देख लिया होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण में गुणवत्ता में सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए वो कौन कौन से थे और उनको हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो देखिए, शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है उसमें पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा SIQE। देखिए, शिक्षण में गुणवत्ता के सुधार के लिए 4 कार्यक्रम चले। टोटल शिक्षण में गुणवत्ता के सुधार के लिए कितने कार्यक्रम चले? 4 चले। सबसे पहले SIQE, दूसरा हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, तीसरा हमारा निष्ठा कार्यक्रम चला और चौथा दीक्षा और दीक्षा राइज चला। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले SIQE से। किससे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम लोग SIQE से। चलिए एक बार रुकिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए देखिए, SIQE क्या है? SIQE का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट का मतलब समझ गए, इनिशिएटिव मतलब जो नया नवाचार चल रहा है उसी को हम लोग इनिशिएटिव बोलते हैं। ठीक है, किसके लिए चलाया गया है ये? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। किसके लिए चलाया गया? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो कार्यक्रम है उनमें ये पहला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो SIQE कार्यक्रम है इसका जो फुल फॉर्म है आप लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब हमारे पास में महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमें समझना है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये किसके सहयोग से या कौन कौन संस्थाएं हैं जो मिलके चला रही हैं। देखिए, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सबसे पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा हमारी बौद्ध शिक्षा समिति जो जयपुर में है, चौथा RSCRT उदयपुर और पांचवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर। इन सभी के बीच में SIQE नाम से एक MOU हुआ और इसी MOU के तहत SIQE कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है? सबसे पहले शुरुआत करिए, RSCRT उदयपुर हो गया। उसके बाद में राजस्थान में एक तो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर है और एक हमारा राजस्थान माफ कीजिए, प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड जो बीकानेर है वो होगा शायद, यहाँ पे मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। एक हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है, दूसरा और एक और हमारा है यूनिसेफ। ठीक है, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर। इन सभी के सहयोग से इन सभी के बीच में एक MOU हस्ताक्षर हुआ जिसका MOU का नाम भी SIQ ही था और इसी MOU के तहत SIQE कार्यक्रम को चलाया गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि साहब चलाया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि SIQE जो है ये कार्यक्रम चला क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी कि इस कार्यक्रम को हमें चलाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले ना एक CC नाम से, इससे पहले SIQE से पहले CC नाम से एक पृष्ठभूमि रखी गई। ठीक है, CC जो है वो क्या था? कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग CC यहाँ भी पढ़ेंगे। आप लोग जो CC है वो आपकी जो टीचिंग मेथड्स है उसमें मूल्यांकन का टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे। तो CCE से पक्का 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां आपको बहुत सारे नोट्स की PDFs मिल जाएंगी और आज की जो PPT है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको डाउनलोड करके रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए CC जो था वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले चला हमारे जयपुर और अलवर जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं टेस्ट लेती हैं उनमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है और एग्जाम में भी ये प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। देखिए, सबसे पहले जयपुर जो है उसके 20 शहरी विद्यालयों में और अलवर के 40 ग्रामीण विद्यालयों में जो CC है उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया गया। ठीक है, किसके तौर पे? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया गया। अब देखिए, SIQE है उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? उसके अंतर्गत हमारे पास 2 चीजें आती है। ठीक है,
दो चीज जो है वो उनको इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या फिर दूसरी इसको इसी को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ठीक है। एक हमारा इसमें इंक्लूड किया गया सीसीई को। एसआईक्यूई का मुख्य उद्देश्य यही था कि सीसीई जो है उसको अच्छे से क्रियान्वित करना, सारे स्कूलों में इसको अप्लाई करना। और एक था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। और इसका दूसरा हम लोग अगर दूसरे नाम से सोचे तो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो ये इसका एसआईक्यूई का दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। लेकिन उससे पहले जो हमारा एसआईक्यूई है उसका एक और मतलब उद्देश्य टाइप में क्या था कि बालक की रुचि, बालक के स्तर, बालक की गति, अलग अलग बालकों की रुचि अलग अलग होती है। आप लोग एक स्कूल में जैसे 20 बच्चे हैं, कोई उनसे पूछोगे तो उनमें से कुछ एक बोलेंगे कि सर मुझे तो मैथ्स पसंद है, ठीक है। कुछ बोलेंगे सर हमें तो इंग्लिश पसंद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ किसी को मैथ्स में ना अलजेब्रा में प्रॉब्लम होगी, किसी को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होगी। तो जिस प्रकार से बालक की रुचि होगी या बालक का जो स्तर है, अब आप दूसरी क्लास में जाके उसको पढ़ाने लग जाओगे सर साइन थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, तो वो तो गलत है ना। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे ना ही तो उनको समझ में आएगा और ना ही आप पढ़ा पाओगे। तो बालक का जो स्तर है उसके अनुरूप शिक्षण। उसके बाद में गति, सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षण में यही होती है। कल को आप स्कूल में जाओगे, बच्चों को जब पढ़ाओगे जॉब लग के, तो गति का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है आपको। किस प्रकार से? देखिए बच्चा जो है वो अपने अलग अलग गति से सीखते हैं। कोई भी दो बालक ऐसा नहीं है जो एक समान गति से सीखेंगे, ठीक है। एक टॉपिक आपने क्लास में पढ़ाया तो उसमें अगर आप लोग ऑथेंटिकली बच्चों से क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें से मेरे हिसाब से 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ में आया होगा। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको एकदम पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। कुछ ऐसे भी होंगे जो बीच में फंसे होंगे। तो उसी अनुसार बालकों की अलग अलग गति के अनुसार शिक्षण करवाना ही एसआईक्यूई की उद्देश्य है। अब एसआईक्यूई जो कार्यक्रम है उसकी मूल मान्यता क्या है, वो जो कार्यक्रम है वो मानता क्या है? तो देखिए चार टोटल मान्यताएं हैं एसआईक्यूई कार्यक्रम की। चार टोटल मान्यताएं हैं एसआईक्यूई जो कार्यक्रम राजस्थान में चल रहा है उसकी। सबसे पहली मान्यता है कि जो भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे सीख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आपके साथ हुआ भी होगा। आप जब पढ़ते होंगे स्कूल में तो कई बार ना शिक्षक ऐसे बोल देते हैं कि नहीं यार तू तो बेवकूफ़ है, तेरे को नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, सारे बच्चे जो है वो सीख सकते हैं, बस सिखाने वाला चाहिए, ठीक है। तो सभी शिक्षक जो है वो सिखा सकते हैं, जो सारे शिक्षक है वो सिखा सकते हैं। अब कैसे सिखाएंगे? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, ठीक है। ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। अब ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम चला है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, यहाँ हम लोग एक बार इसको रहने देते हैं। तो सभी बच्चे सीख सकते हैं, सारे शिक्षक जो है वो सिखा सकते हैं। और तीसरी चीज जो एसआईक्यू ने की वो उसकी मान्यता ये है कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बालक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। उसमें बालक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए जैसे कोई शिक्षण विधि है, हम लोगों ने शिक्षण विधियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उस शिक्षण विधि का ऐसा कोई पाबंदी नहीं होती ना कि क्लासरूम में गए उसी के अनुसार आपको पढ़ाना है। उसमें आप लोग कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं, उसमें आप लोग कुछ एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से बालक के अनुसार आपको परिवर्तन करना होता है, तभी जाके आपका जो शिक्षण कार्य है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चौथी जो मान्यता है वो आकलन है। कई बार मास्टर क्या करता है, सबसे पहले पढ़ा देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कोर्स कंप्लीट करने पे लगे रहते हैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में क्या बोलते हैं, अब रिवीजन करेंगे हम लोग, अब टेस्ट शुरू करेंगे। बिल्कुल गलत प्रोसेस है, ठीक है। सबसे सही प्रोसेस होती है चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद में बालक का टेस्ट लो, समझ में आया होगा, अगर अच्छे नंबर बन रहे होंगे तब तो आगे जाओ, वरना उसका वापस से अध्यापन कार्य करवाओ। तो सतत आकलन जो होता है कि कंटिन्यूअसली आपको टेस्ट वगैरह बालक का जो आकलन है वो करना रहता है। उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सतत आकलन बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसा ही क्यों की ये भूमिका रही। और सतत आकलन आप लोग इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये सीसी को बढ़ावा देने के लिए है। तो सीसी क्या होती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन को ही आप दूसरी भाषा में आकलन बोलते हैं। अंतर है इनमें, अंतर आप लोग टीचिंग मेथड्स में पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके उन दो टॉपिक्स की बात करते हैं जो हमने एसआईक्यू के अंतर्गत देखे। कौन से? एक तो सीसीपी
या हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोल सकते हैं। दूसरा हमने देखा CCE। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या होती है, ठीक है। देखिएगा जी, अब देखिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या होती है वो देखिए। पहले क्या होता था, पहले टीचर आते थे, जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले टीचर आते थे, आकर के क्लास में बस पढ़ाया, बच्चों को समझ आए चाहे ना आए, कुछ भी समझ में ना आए चाहे, लेकिन वो तो बस पढ़ा के चले जाते, उनका काम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब शिक्षण के केंद्र में, जैसे ये अगर ये शिक्षण प्रक्रिया है तो इसके केंद्र में किसको रखा जाता है। जैसे अगर ये शिक्षण प्रक्रिया है तो इसके केंद्र में यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे हमारा बालक होता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में कौन होता है, बालक होता है। तो बालक जब तक शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रहेगा तब तक वो पूरा एकदम कंप्लीट प्रोसेस हम लोग मानेंगे। अगर बालक निराश बैठे हैं, जैसे आप लोग लेक्चर दे रहे हो क्लास में, बच्चे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, तो वो आपकी शिक्षण प्रोसेस उत्तरदायी मतलब एकदम सही नहीं होगी, ठीक है, गलत ही हो जाएगी, उसमें बालकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहल करने का अवसर देना, बालकों को सबसे पहले इनिशिएटिव करने का अवसर देना। मतलब अगर कोई बच्चा आपको ये आके, मान लीजिए आप साइंस के टीचर, आपसे कुछ सवाल करे, तो आप ऐसा नहीं है उसको मतलब बोल दोगे कि ना कोर्स में नहीं है या कोर्स से डिफरेंट है जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। बच्चे को जितना आप ओपन माइंडेड थिंकिंग करने का अवसर देंगे वो उतना ही उसका ज़्यादा विकास होगा। तो बच्चे को नई नई चीज़ों में पहल करने का अवसर देना चाहिए। दूसरा है करके सीखने पर बल देना। बच्चे को खुद से करके सीखने पर बल देना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे 11th 12th में, तो जो भी आप प्रैक्टिकल करते हो उसको आप लोग ज़्यादा समय तक याद रख पाते हो, इसलिए करके सीखने पर बल देना SIQE का एक मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है समूह में सीखने के लिए दैनिक पाठ योजना बनाना। देखिए टीचर जो है वो पाठ योजना तो बनाते हैं, पाठ योजना तो बनाते हैं, लेकिन उसमें ना कई बार इस चीज़ को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो समूह में सीखने वाली बात है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ ऐसी पाठ योजना बनाई जाती है कि मैं जाऊंगा बच्चे को पढ़ाऊंगा बात खत्म, ऐसा नहीं। कुछ ना ग्रुप्स में गेम्स हो, कुछ ऐसा शिक्षण के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो ऐसे कुछ खेल हो जिसमें बच्चा सक्रिय भागीदारी ले, कुछ बनाए। जैसे कि ताजमहल के बारे में अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं तो ग्रुप्स में बांट दिया, उसके बाद में ग्रुप्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट दे दिया कि या तो पेंटिंग बनाओ ताजमहल की, या फिर ताजमहल का कोई मॉडल बनाओ, या फिर जो हमारा कार्डबोर्ड होता है उससे ताजमहल जैसे आकृति बनाओ। तो इसमें क्या होगा, बच्चा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेगा और कुछ कुछ हद तक ज्यादा समय तक याद रख पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी होता है। चौथा है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को काम में लेना। शिक्षण विधियां बहुत सारी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ऐसा लास्ट में डिसाइड करते हैं कि इसमें ना टीचर का रोल ज्यादा है या फिर बालक का रोल ज्यादा है, ठीक है। तो उन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालक का रोल ज्यादा हो। आगे देखिए पांचवा है आकलन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आकलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत नहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आकलन के बिना जो टीचिंग प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, एकदम से अधूरी रह जाती है, ठीक है। आकलन जो है बच्चे का समय समय पर और बहुत सारी चीजों में आकलन करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे स्टिक करते हैं, ठीक है। आगे देखिए ABL रूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए एक रूम बनाया जाता है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। जो स्कूल होती है उसमें एक रूम होना चाहिए जिसपे बालक एक्टिविटी करके सीख सके। अब वो रूम कैसा होगा उसके बारे में मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसके लिए कक्ष होगा, वो सबसे बड़ा कक्ष होगा। विद्यालय में जो सबसे बड़ा कमरा होगा ना उसको एक्टिविटी बेस्ड रूम बनाया जाएगा, ठीक है। मिनिमम इसकी साइज होगी 16 बाई 20 फुट में है ये भाई, ठीक है, फुट में 16 फुट बाई 20 फुट, मतलब कि या तो उसकी चौड़ाई 20 फुट हो, लंबाई 16 फुट हो, या कुछ भी आप लोग ऐसे समझ लीजिए 16 फुट और 20 फुट के उसके डायमीटर होने चाहिए ये। उसके बाद में उस रूम में आपको क्या करना है, उस रूम में आपको करना है जो 3 फुट है नीचे से, जैसे यहाँ पे ये दीवार है तो इसमें नीचे से आप लोग नाप के 3 फुट पे नीचे श्यामपट्ट बना देंगे। इसको आप लोग क्या करोगे, बोर्ड बना दोगे। सभी दीवारों पे, चारों की चारों दीवारों पे हमें बोर्ड बना देना है।
उसके बाद में बोर्ड पे क्या होगा, बच्चे अपने हिसाब से उसमें लिख के प्रैक्टिस करेंगे या उसमें ढेर सारे चित्र बनाएंगे या कुछ भी एक्टिविटी बच्चे करते रहेंगे, तो बच्चे बिजी रहेंगे उस चीज़ में। हमें करना है इंग्लिश और हिंदी की जो भी वर्णमाला है उसकी एक पट्टी लगानी है। तो या तो हम लोग ऊपर लगा सकते हैं या इस बोर्ड के जस्ट ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 इंच की चौड़ाई की वो पट्टी होनी चाहिए जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला लिखी हो। ठीक है। चौथा हमें क्या करना है कि दीवार जो है उस पे हम लोगों को कक्षाओं के चित्र बनाने हैं, जैसे ढेर सारे चित्र हम लोगों को बनाने हैं वहां पे। बिंदु पट होना चाहिए। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ, देखिए। बिंदु पट क्या होता है, बिंदु पट जैसे अब मुझे बच्चे को कै लिखना सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डॉट बनाऊंगा 3 इंच की दूरी पे, यहाँ पे एक डॉट 3 इंच की दूरी पे, यहाँ पे एक डॉट। फिर ऐसे करते करते एक डॉट मैं यहाँ बना दूंगा, ऐसे करते करते ना ऐसे करके डॉट 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 मैं बना दूंगा। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा इस पे फॉलो करेगा इसको, जैसे यहाँ पे लाइन खींचेगा, फिर यहाँ से ये करेगा, ये करके ऐसे कै बनाना वो सीख जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु पट, तो ये भी होना आवश्यक है। उसके बाद में दीवारों पे आप लोग गिनती लिख सकते हैं, पहाड़े लिख सकते हैं, ढेरों चार्ट चिपका सकते हैं, आकृति बना के उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे ये वर्ग होता है, ये आयत होता है, इस प्रकार से। कलर्स के नाम आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग महीनों के नाम लिख सकते हैं, आप सप्ताह लिख सकते हैं, ठीक है। सप्ताह में जो दिन आते हैं उनको आप लोग लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप लोग उसमें बच्चे को दे सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं एक ना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको मैं हल्का सा बस छू के निकलूंगा यहाँ पे। देखिए, जो सीसीई है वो उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले। देखिए, सीसीई की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसमें आप लोगों को दो शब्द सीखने को मिले। सबसे पहला शब्द आपको सीखने को मिला कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है, और दूसरा शब्द आपको सीखने को मिला कॉम्प्रिहेंसिव। कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों चीजें क्या होती है। सबसे पहले जो कंटिन्यूअस है उसका भी हम लोग अर्थ निकालेंगे। तो कंटिन्यूअस यानी कि जो आपका मूल्यांकन है वो निरंतर होना चाहिए और आवधिक होना चाहिए, मतलब लगातार होगा और समय में गैप होगा। जैसे हर 7 दिन के बाद में आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, हर 5 दिन के बाद में ले रहे हो, तो ये तो हो गया सतत, मतलब कि लगातार टेस्ट वगैरह चलते रहने चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी, टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा दिया उस चीज का, आप लोगों ने टेस्ट ले लिया, नहीं। कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। कंप्रीहेंसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक होना चाहिए। अब व्यापक कैसे होगा, ऐसे नहीं कि बड़ा पेपर बना दिया, नहीं, वो व्यापक नहीं है। बच्चे में ना दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो जैसे बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, स्कूलिस्टिक, और दूसरा हमारा हो गया को स्कूलिस्टिक, या मतलब ऐसे समझ लीजिए, बालक खेल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, बालक अन्य एक्टिविटीज में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। सारी चीज़ों का मूल्यांकन होना आवश्यक है। सब चीज़ों का हमें प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन करना होगा, तभी जाके हम लोग उस बालक को समझ पाएंगे कि वो कितना सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एस आई क्यू ई जो है और सी सी ई है, दोनों चीज़ें मिली जुली सी चीज़ें हैं, क्योंकि एस आई क्यू ई चलाया क्यों गया, सी सी ई को ढंग से अप्लाई करने के लिए। तो एस आई क्यू ई और सी सी ई के लिए जो भी दस्तावेज होते हैं, मतलब स्कूल में टीचर क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है उनको इकट्ठा कर सकता है, या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहली और बहुत समझने वाली चीज जो है वो है बेस लाइन असेसमेंट। असेसमेंट मूल्यांकन ही होता है, आकलन होता है, ठीक है। बेस लाइन असेसमेंट होता क्या है, बेस लाइन असेसमेंट होता है कि जो बालक है जब विद्यालय में प्रवेश करता है, तो बालक विद्यालय में प्रवेश करते टाइम कितना कुछ सीख चुका होता है, उसका जो असेसमेंट होता है वो हम लोगों का होता है बेस लाइन असेसमेंट। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में आया, अब आप लोगों को उसको पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि उसको कितना आता है। तो उसके लिए आप लोग बेस लाइन असेसमेंट करते हो कि बालक को कितना आता है। अभी बेस लाइन असेसमेंट कौन सी क्लास से शुरू होगा मुझे ये बताओ। बेस लाइन असेसमेंट कौन सी क्लास से शुरू होगा मुझे ये बताओ। देखो, जब बालक पहली क्लास में एडमिशन लेने आएगा तो आप उसका आकलन क्या करोगे, उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो उसका तो कोई आकलन नहीं होता। ये जो आकलन होता है ये दूसरी क्लास से चालू होता है, और आप लोग कभी भी कर सकते हो, फिर किसी भी क्लास तक आप लोग जो असेसमेंट है ये कर सकते हो, बस दूसरी क्लास से ये शुरू होगा। इसके बाद में बेसलाइन असेसमेंट जो है उसको हम लोग दो ग्रुप्स में बांट देंगे।
असेसमेंट करने के बाद में हम लोग बच्चे जो हैं उनको दो ग्रुप्स में बांट देंगे। ग्रुप वन में होगा इक्वल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर कोई बालक दूसरी क्लास में आया, आपने उसका असेसमेंट किया और अगर आपको लगता है कि वो उसके पास में योग्यता है कि दूसरी क्लास के स्तर के बच्चे को जितना ज्ञान होना चाहिए उतना उस बच्चे को है, तो उसको आप ग्रुप वन में रख दोगे। लेकिन अगर बच्चा ग्रुप टू में आया और आप लोगों को लगता है कि उसको उतना नॉलेज नहीं है जितना बच्चे को दूसरी क्लास में होना चाहिए, तो आप उसको ग्रुप टू में रख दोगे। अब क्या करोगे, अब ग्रुप टू वाले जो बच्चे हैं उनको आप लोग एक्स्ट्रा टीचिंग दोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाओगे या फिर कुछ अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से उसको उस क्लास के लेवल तक लाने का प्रयास आप लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है पाठ्यक्रम में टर्म वार विभाजन। जो आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस है उसमें आपको टर्म वार विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले टर्म वन होगी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टर्म वन होगी। एक सेकेंड मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, टर्म वन होगी सबसे पहले। टर्म वन में क्या होगा, पहला समेटिव असेसमेंट होगा। ऐसे का मतलब है समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। समेटिव और फॉर्मेटिव दो असेसमेंट होते हैं, ये दोनों आप लोग शिक्षण विधियों में पढ़ चुके होंगे, आई गेस मैं यही मान के चल रहा हूँ आप लोग पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ा तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा समेटिव असेसमेंट के बारे में। क्या होता है, जैसे पाठ्यक्रम की समाप्ति पे जो टेस्ट होता है उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे बच्चे का जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने तीन भाग में बांट दिया, तो पहला पार्ट कंप्लीट करवा के एक टेस्ट अलग लो, उसके बाद में दूसरा कंप्लीट करवा के टेस्ट अलग लो, फिर तीसरा पार्ट कंप्लीट करवा के तीसरा टेस्ट लो। तो इस प्रकार से आपको जो सिलेबस है उसको विभाजन करना होता है, उसको हम लोगों को बांटना होता है, ठीक है। ऐसा ही क्यों, इसी पे फोर्स करता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया पूरा फिर आप लोग टेस्ट शुरू कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है अध्यापन योजना डायरी। अध्यापन योजना डायरी क्या है, देखिए बालक के रिकॉर्ड के लिए या फिर अध्यापक जो है वो ना अपने रिकॉर्ड के लिए एक तरीके से कि क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसके लिए एक डायरी होती है। टोटल ना 7 डायरी होती है। अब आप लोगों को समझाता हूँ 7 कैसे होती है। 4 सब्जेक्ट्स के लिए होती है पहली चीज़ तो ये, ठीक है। 5वीं कक्षा तक की बात कर रहा हूँ मैं, पहली से 5वीं कक्षा तक की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही क्यों जो है वो 5वीं कक्षा तक ही चलाया गया है, ठीक है। देखिए हिंदी में 2 डायरी होंगी। 2 डायरी कौन सी होंगी, यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ। देखिए जहाँ पे भी ये लिख रखा है मैंने 1+1, इसका मतलब है कक्षा 1 से 2 के लिए एक डायरी है और फिर कक्षा 3 से 5 के लिए एक डायरी है, ठीक है। तो हिंदी विषय के लिए क्या हो गया, हिंदी विषय के लिए 2 डायरी हो गई, एक कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5 के लिए दूसरी अलग डायरी हो गई। तो 2 डायरी यहाँ पे आ गई। उसके बाद में मैथ्स के लिए क्या होगा, मैथ्स के लिए भी सेम 2 डायरी होंगे और इंग्लिश के लिए भी सेम टू सेम 2 डायरीज होंगी। लेकिन ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 3 से शुरू होता है, तो 3 से 5 तक जो है ईवीएस की एक डायरी होगी। तो एक डायरी ये हो गई, तो टोटल हमारे पास में कितनी हो गई, 7 डायरीज हो गई। तो अध्यापक योजना जो डायरी है वो 7 डायरी होंगी, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए सीसी अभिलेख, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के लिए जो हमारे पास में रिकॉर्ड रखने के लिए, सीसी का रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग एक ना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसमें हम लोग सारे बच्चों का सीसीई का रिकॉर्ड रखेंगे, बस इतनी सी बात है। पांचवा है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, आप लोग अपना भी पोर्टफोलियो जैसे बनाते हो उसी प्रकार से आप बच्चे का भी आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है, जिसमें उसको जो गृह कार्य दिया उसकी डिटेल्स, उसको जितने मार्क्स मिले उसके डिटेल, उसका खेल में कैसा परफॉर्मेंस है उसकी डिटेल, या फिर बालकों की रिव्यू क्या है उसके हिसाब से उसकी डिटेल, सारी कुछ डिटेल बच्चे के पोर्टफोलियो में होती है। और इसको ऐसे ओपन एरिया में रखे जाता है कि जो टीचर है वो भी देख सके, जो बच्चा है वो भी देख सके और बच्चे के जो माता पिता हैं वो भी इस रिकॉर्ड को देख सके। अगला है हमारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग। देखिए अभी ना एजुकेशन थोड़ा शिफ्ट हुआ है, मैं समझाता हूँ कैसे। पहले जो एजुकेशन होता था वो सिर्फ टीचर बेस्ड होता था, ठीक है। पहले टीचर को उसमें शामिल किया जाता था, टीचर ही मैन होता था जो होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ना समझ में आया लोगों को और उसने स्टूडेंट को भी शामिल किया, उसमें बच्चों को भी शामिल किया गया। अब जो चल रहा है वो टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन चल रहा है और मुख्यतः जो होता है वो स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होती है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में अब एक और नाम शामिल करने की आवश्यकता है, वो है पेरेंट्स। अभी उतना ज़्यादा मतलब इंक्लूड नहीं किया गया,
पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बच्चे की रिव्यू देते हैं और फिर सब लोग उसको कैजुअली ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी चीज हो गई जिसमें देखिए बच्चा जो है स्कूल में सिर्फ 6 से 7 घंटे रहता है, लेकिन माता पिता के साथ में तो वो पूरे दिन रहता है उसके बाद में। तो शिक्षक के साथ साथ अभिभावक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में। तो एक तरीके से कंबाइंड वर्क करने की आवश्यकता है, अभिभावक को और टीचर को दोनों को मिलकर कंबाइंड वर्क करने की आवश्यकता है। इसीलिए समय समय पर शिक्षक और अभिभावक की बैठक होनी चाहिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग टाइम टाइम पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला अब हम लोग कार्यक्रम पे चलते हैं और दूसरा हमारा जो कार्यक्रम है वो है निष्ठा कार्यक्रम। इस क्लास में मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। फालतू की चीजें पढ़ के कोई जरूरी नहीं है, शॉर्ट नोट्स टाइप में मैं ये क्लास लेके आया हूँ। यहीं से प्रश्न बनेगा और 2 प्रश्न इस क्लास से मुझे लगता है पक्का बनेंगे, ठीक है। तो एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए पूरी की पूरी बातें, और ऐसा कुछ खास इसमें है भी नहीं जिसमें आपको रटना पड़े। सारा कुछ मैंने समझा ही दिया। अब निष्ठा जो कार्यक्रम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। निष्ठा कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मैं समझाता हूं, देखिए किसके लिए है। सबसे पहले तो आप लोग नाम से ही सीखोगे इसमें किसके लिए है वो। देखिए स्कूल हेड्स यानी कि जो स्कूल के जो हेड है, हेडमास्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उनके लिए। एंड टीचर्स और शिक्षकों के लिए। इनके लिए क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एक इनिशिएटिव है, नेशनल है, मतलब पूरे भारत सरकार द्वारा ये संचालित है, ठीक है। कब से शुरू हुआ भाई? ये कब से शुरू हुआ इसके बारे में बात करें तो ये सत्र कौन सा था? 19-20वां सत्र था। कौन सा सत्र था? 19-20 से ये शुरू हुआ है। इसके बाद में इसके अंतर्गत 19-20 से तो ये शुरू हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण की जो शुरुआत है वो 16 अक्टूबर 2020 को की गई। कब की गई? 16 अक्टूबर 2020 को शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इसमें क्या है? इसका जो इस प्रशिक्षण में क्या कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो देखिए लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, असेसमेंट के बारे में, या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग के बारे में, या चिल्ड्रेन की नीड मतलब बालक को किस प्रकार की नीड है इसके बारे में, आदि सभी चीज़ों का प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये है हमारा कौन सा कार्यक्रम? निष्ठा कार्यक्रम। एक बार फुल फॉर्म आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। आगे देखिए निष्ठा ना 4 चरणों में चलाया जा रहा है। टोटल निष्ठा जो है वो कितने चरणों में चल रहा है? 4 चरणों में चलाया जा रहा है। सबसे पहले निष्ठा 1.0 चला, 2.0, 3.0, फिर 4.0, ठीक है। तो इसमें ना किसके लिए चला ये? 1.0 जो चला वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए, शिक्षकों के लिए चला, ठीक है। जो प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षक थे उनके लिए चला कौन सा? निष्ठा 1.0, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए। फिर निष्ठा 2.0 जो चला वो माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए चला, माध्यमिक स्तर में जो शिक्षक थे उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। 3.0 जो था वो प्री प्राइमरी के साथ साथ प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक थे उनके लिए चलाया गया, ठीक है। प्री प्राइमरी क्या है हमारा? जो बालक स्कूल आने से पहले जब जो आंगनवाड़ी वगैरह में जाता है तो उसको हम लोग प्री प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्या है हमारा? चौथा 4.0 है, ये ईसीसी का प्रशिक्षण के लिए चलेगा, ठीक है। ईसीसी के प्रशिक्षण के लिए। ईसीसी का मतलब क्या होता है? अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये मतलब होता है, ठीक है। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन होता है। ईसीसी का मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो 4.0 जो चलेगा निष्ठा 4.0 वो किसके लिए है? ईसीसी के प्रशिक्षण के लिए है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, देख लेना, एक बार पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है ये। आगे चलिए अगला कार्यक्रम हम लोग देखते हैं, दीक्षा कार्यक्रम। देखिए दीक्षा राइज वर्तमान में राजस्थान में चल रहा है, लेकिन दीक्षा और दीक्षा राइज दोनों अलग अलग कार्यक्रम है, तो इनको अलग अलग हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे दीक्षा कार्यक्रम है क्या ये समझिए। सबसे पहले देखिएगा जी, इसका फुल फॉर्म समझते हैं सबसे पहले। डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। दीक्षा कार्यक्रम की फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। किसकी पहल है ये? किसने चलाया? एनसीईआरटी ने चलाया, एनसीईआरटी की पहल है। कब चलाया है? तो 5 सितंबर 2017 से शुरू हुआ। इसका आदर्श वाक्य था हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत किया गया है कि 36 भाषाओं में, ध्यान रखिएगा 36 भाषाओं में जो टीचिंग कंटेंट है वो प्रोवाइड किया गया बच्चों को पढ़ने के लिए और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो हमारा ई विद्या चैनल है, जो हमारा ई विद्या टीवी चैनल है जिसपे 24/7 कंटेंट प्रसारित किया जाता है, उस कंटेंट को दीक्षा राइज या दीक्षा जो पोर्टल है उसके साथ में लिंक किया गया। दीक्षा कार्यक्रम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है ये कब चला, 5 सितंबर 2017 को चला। 36 भाषाओं में कंटेंट है इसमें, और इसकी फुल फॉर्म डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग है। आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक है। 36 भाषाओं में इसमें कंटेंट दिया जा रहा है। ई विद्या जो चैनल पे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनको किससे लिंक किया गया है, दीक्षा पोर्टल के साथ में लिंक किया गया है। इतना याद रख लीजिए, बहुत है। इसके बाद में दीक्षा राइज कार्यक्रम जो राजस्थान में चला, ठीक है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म आपको अभी मैंने बताई क्या थी, डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो वहीं दीक्षा राइज की क्या हो जाएगी, डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। दीक्षा के अंतर्गत ही राइज नाम जोड़ के राजस्थान में ये कार्यक्रम चला। स्कूल एजुकेशन के एजुकेटर मतलब कि जो स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए ये कार्यक्रम दीक्षा राइज चला। किसने किसके सहयोग से संचालित किया, तो जो शिक्षा विभाग है हमारा उसने एनसीटीई के सहयोग से किया। ये देश में सबसे बड़ी संस्थान है, देश में सबसे बड़ी संस्थान है किसके लिए, शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के मानक वगैरह यही निर्धारित करती है। कब चलाया गया, 2017 में ये चलाया गया। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपना पर्सनल पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दीक्षा दीक्षा राइज जो कार्यक्रम है वो भी कंप्लीट होता है। आज के क्लास में हम लोगों ने जो टारगेट लिया था वो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा था जरा, और क्या हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं कर पाए वो भी हम लोग समझते हैं। देखिए ऐसा ही क्यों ही मैंने आपको समझा दिया, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है मैन, ठीक है। उसके बाद में सीसी जो आप लोग बहुत पढ़ोगे ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने पढ़ लिया, और डिटेल में आप लोग जो शिक्षण विद्या पढ़ोगे तब जाके पढ़ोगे इसको, ठीक है। तीसरा हमारा निष्ठा कार्यक्रम मैंने पढ़ा दिया। चौथा दीक्षा राइज, और इसके साथ में हम लोगों ने दीक्षा भी कर दिया, ठीक है। दीक्षा कार्यक्रम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हमने आज टोटल 5 जो इनिशिएटिव थे, जो नया नवाचार थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में आप लोग क्या करेंगे, अगली क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा ही कंटेंट मैं लेके आऊंगा, बिल्कुल क्लास में आपको पूरा याद करवा दूंगा, बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट से वीडियो पसंद आई हो, क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न मेरा ये है कि जो हमारा एबीएल है उसकी फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे भी, ठीक है। देखते हैं कितना याद हुआ। एबीएल की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे बिल्कुल, और पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। यकीन मानिए ये जो टॉपिक है इससे आपके टोटल प्रश्न जो बनेंगे लगभग 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपके इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जो टीवी और रेडियो के जो कार्यक्रम राजस्थान में चल रहे हैं उनकी बातें करेंगे, या हम लोग हो सकता है कोविड के दौरान जो कार्यक्रम चलाए गए उनकी भी बातें कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आपको अगर कोई पढ़ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।